Yeah, got it. Huh? So Newton's law of gravitation, यहाँ से हम लोग देखे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग देखे थे कि एक बॉडी अगर ए है, एक बॉडी है और बी एक बॉडी है, इन दोनों के डिस्टेंस अगर बीच का डिस्टेंस आर है तो जो फोर्स से ए बॉडी बी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा और बी बॉडी ए बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स का वैल्यू ऐसा होगा ए वेरिजेस m1 इंटू m2। m1 क्या है, इस बॉडी का मास है और इस बॉडी का मास m2 है। सो जिस फोर्स से ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स से, वो फोर्स होगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, राइट। एक लॉ ऐसा था, कहाँ से ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दूसरा लॉ और एक भी था, क्या है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट r डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस दूरी है, राइट। सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा F वेरिजेस 1/r²। सो ये और एक लॉ था न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ये एक लॉ, दूसरा लॉ, राइट। सो हम लोग क्या प्रूव करने जाएंगे कि न्यूटन को कैसे पता चला कि F वेरिजेस 1/r² होगा, दैट इज हाउ न्यूटन गेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, राइट। अभी क्वेश्चन क्या है, इस लॉ का नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस लॉ का नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो न्यूटन कैसे गेस किया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ F वेरिजेस 1/r² होगा, राइट, ओके, दैट इज इस लॉ को कैसे गेस किया न्यूटन ने, तो कहाँ से गेस किया ना, केपलर थर्ड लॉ से गेस किया। अभी केपलर थर्ड लॉ क्या है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ग्राफ में, उसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे। सो केपलर थर्ड लॉ है कि प्लैनेट के से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सो केपलर थर्ड लॉ था कि अगर सन की चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करता हो, प्लैनेट ये है आपका सन, राइट। सो सन के चारों तरफ मतलब प्लैनेट रिवॉल्व करता है। सो कैसा ऑर्बिट में करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो सन यहाँ पर है, प्लैनेट यहाँ पर है। सो जो प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है, तब सन एंड प्लैनेट के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम लोग r बोलेंगे, राइट, r बोलेंगे। r क्या है, स्मॉल r क्या है, मीन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, राइट। और क्या चाहिए, और इस प्लैनेट को एक बार रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम चाहिए वो है कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड। T क्या है, टाइम पीरियड, ओके, ऑफ रेवोल्यूशन। सो केपलर का थर्ड लॉ था कि r³ वेरिजेस t², मतलब क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब टी बोले तो एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम चाहिए वो। सो इस लॉ को यूज करके न्यूटन कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ गेस किया था। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा है, F वेरिजेस 1/r²। इस लॉ को न्यूटन ने कैसे गेस किया, क्वेश्चन क्या है, इस लॉ को न्यूटन कैसे गेस किया यूजिंग दिस, राइट। सो हम लोग आगे करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो इसको अगर हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से कि अगर यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इस साइन को अगर हटाना चाहते हैं तो क्या लिखना होगा, एक कांस्टेंट टर्म, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू साइन आएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, आगे t², राइट। सो हम लोग देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटा दी, इक्वल टू लाए, राइट। इसके लिए क्या किए हम लोग, एक्स्ट्रा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए। सो इसको अगर इस साइड लेके आते हैं तो क्या होगा, r³ डिवाइडेड बाई t² इक्वल टू कांस्टेंट होगा, r³ डिवाइडेड बाई t² इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। सो इस चीज़ को न्यूटन ने यूज़ किया था
किसके लिए? इसको प्रूव करना, मतलब r क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, r क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको यूज किया था न्यूटन ने इस लॉ दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए। अच्छा, अभी हम लोग न्यूटन कैसे यहाँ पर पहुँचा, इस लॉ पे पहुँचा, हम लोग देखेंगे, राइट। सो इसका ही एक्सप्लेनेशन है और प्रूव है। चलो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। सो ये है एक प्लैनेट का ऑर्बिट, बीच में सन है, राइट। हम लोग शुरू से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सन है, मानो कि प्लैनेट यहाँ पर है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ओके। प्लैनेट यहाँ पर, प्लैनेट अर्थ भी हो सकता है, अर्थ भी एक प्लैनेट है। सो प्लैनेट है, एक प्लैनेट का मास कितना है? मास ऑफ प्लैनेट हम लोग लिखते हैं, चलो लेट मास ऑफ प्लैनेट इक्वल टू m, राइट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या होगा? v, लेट v। सो दोनों ही हम लोग एजम्पशन लिए कि वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू v। सो आप लोग जानते हो एक चीज़ कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी चीज़ अगर ऑर्बिट करना चाहता है, रिवॉल्व करना चाहता है, उसको एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स का नाम क्या है? सेंटीमीटर फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंटीमीटर फोर्स। सो उस फोर्स का वैल्यू क्या है? उस फोर्स का वैल्यू है mv² डिवाइडेड बाई r। इसको आपको लर्न करना होगा, इस एक्सप्रेशन को लर्न करना होगा। आगे प्रूफ भी है इसका, लेकिन इस क्लास में प्रूफ नहीं है। सो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इस प्लैनेट को एक फोर्स चाहिए होगा, राइट। उस फोर्स का नाम है सेंटीमीटर फोर्स। सो हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीपेटल PETAL, पेटल फोर्स, फोर्स नेसेसरी और नीडेड लिख सकते हो, NEEDED, नीडेड फॉर ओके रेवोल्यूशन ओके ऑफ प्लैनेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए, उस फोर्स का नाम है सेंटीमीटर फोर्स। हम लोग इसको FC से डिनोट करते हैं, कैपिटल F लिखते हैं और यहाँ पर छोटा सा एक C लिखते हैं, FC इक्वल टू क्या होगा? FC इक्वल टू होगा mv² डिवाइडेड बाई r, राइट। mv² डिवाइडेड बाई r, इसको लर्न करना होगा आपको, राइट। इसका प्रूफ है लेकिन हम लोगों का क्लास में नहीं है। सो mv² डिवाइडेड बाई r। m क्या है? m है मास ऑफ प्लैनेट, राइट। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, राइट। समझ में आया? ये डिस्टेंस है आपका r, राइट, ओके। सो यहाँ से देखो, अगर FC और F वेरिजेस क्या होगा? v² डिवाइडेड बाई r होगा। क्यों? देखो, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट होता है, राइट। मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट होता है। सो कांस्टेंट को अगर हटा देते हैं तो इक्वल टू के जगह में हम लोगों को क्या लिखना है? प्रोपोर्शनल टू साइन लिखना है, राइट। उल्टा भी होता है कि अगर मतलब यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। दैट इज अगर इक्वल टू लिखा हो, कांस्टेंट हटा के हम लोग प्रोपोर्शनल टू साइन लिखेंगे। अगर प्रोपोर्शनल टू साइन है, कांस्टेंट दे के इक्वल टू लिखेंगे, ये बात है। सो अभी क्या है, हम लोगों को इक्वल टू साइन है ऑलरेडी, इक्वल टू साइन को हटाए, इक्वल टू साइन को हटाए, प्रोपोर्शनलिटी साइन लाए, राइट, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को लाए और इस कांस्टेंट को हटा दिए, v² डिवाइडेड बाई r बचा। साइड में लिखेंगे m इज कांस्टेंट, m इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट ही रहता है। सो ये है आपका मास्टर इक्वेशन। इस इक्वेशन से ही आप आगे काम करोगे, राइट। सो FC वेरिजेस v² डिवाइडेड बाई r, राइट। इस चीज़ को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, ओके। इस चीज़ को हम लोग साइड में लिखते हैं, चलो, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। सो हम लोग इस चीज़ को मिटा देंगे, हम लोग लिखेंगे FC वेरिजेस v² बाई r। ये आप लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, FC वेरिजेस v² डिवाइडेड बाई r, ओके। FC वेरिजेस v² डिवाइडेड बाई r। सो हम लोग इसको रब कर दिए। सो अभी देखो, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई कुछ रिवॉल्व कर रहा हो, सो यहाँ पे
वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, इन सब के बीच में रिलेशन क्या है? सो वेलोसिटी क्या है? v। ओके, अभी डिस्टेंस कितना है? मतलब अगर एक प्लैनेट ऐसा करके रिवॉल्व कर रहा है, कितना डिस्टेंस रिवॉल्व किया है एक चक्कर में? दैट इज 2 पाई आर के बराबर। आर क्या है? आर है आपका ये जो सन से डिस्टेंस है, वही यहाँ पर आर है। सो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई ओके टी, ये होगा आपका वेलोसिटी। क्यों? बिकॉज हम लोग जानते हैं क्या? वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं? डिस्टेंस। अच्छा, हम लोग स्पीड लिखते हैं, चलो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो इस रिलेशन को आप क्लास 8 से जानते हो, राइट? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो इस केस में यहाँ से अगर रिवॉल्व होके फिर से यहाँ पर ही आए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जो इसका सर्कमफ्रेंस है उसके हिसाब से उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट इज सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर, राइट? सो अगर एक बार इसको रिवॉल्व करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर के बराबर, राइट? और टाइम कितना है? एक बार रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी। सो टाइम को हम लोग कैपिटल टी लिखेंगे। दैट इज किस स्पीड से किया? v स्पीड से किया। दैट इज v इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। v इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, ये है रिलेशनशिप, राइट? सो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बीच में ये रिलेशनशिप है यहाँ पर, राइट? सो यहाँ पर देखो 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, 2 पाई एक कांस्टेंट टर्म है। सो आगे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वल टू हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ला रहे, ओके, और प्रोपोर्शनलिटी साइन लाए, ओके, और 2 पाई को हटा दिए तो r बाई कैपिटल टी रहेगा, r बाई कैपिटल टी। सो r बाई कैपिटल टी, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते तो क्या होगा? v स्क्वायर वेरिजस r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? v स्क्वायर वेरिजस r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ओके, v स्क्वायर वेरिजस r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ओके। सो देखो हम लोगों का k प्लस थर्ड लॉ से क्या मिला था? आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मिला था। और इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, राइट? तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर चाहिए आपको, तो आप लोग, आपके पास है क्या? आपके पास क्या है? आपके पास था v वेरिजस r डिवाइडेड बाई टी, आप लिखे थे। क्यों? सिंस 2 पाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पाई एक कॉन्स्टेंट होता है उस, राइट? और 2 पाई भी कॉन्स्टेंट ही है। सो v वेरिजस r बाई टी स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर किए थे तो v स्क्वायर वेरिजस r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ऐसा था। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? r क्यूब चाहिए बाई टी स्क्वायर चाहिए। तो r क्यूब चाहिए, r क्यूब कैसे मिलेगा आपको? सो साइड में लिखते हैं, तो आपके पास था v स्क्वायर वेरिजस r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। सो आपको r क्यूब चाहिए, तो r क्यूब कैसे मिलेगा? और एक r को मल्टीप्लाई करना है, r स्क्वायर तो है ही, आपको r से मल्टीप्लाई करना है तो r क्यूब मिलेगा। सो अचानक आप r से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो r से डिवाइड भी करना होगा। सो ऊपर क्या आया? ऊपर आया v स्क्वायर, ओके, ऊपर आया r क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, नीचे एक ठो r से मल्टीप्लाई है। सो देखो अभी r क्यूब बाई टी स्क्वायर, यहाँ पर देखो r क्यूब बाई टी स्क्वायर, ये चीज़ कांस्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग हटा देंगे, कांस्टेंट को हम लोग हटा देते हैं ऑलवेज। सो कांस्टेंट को हटा दिए और क्या लिखेंगे? 1 बाई आर क्यूब, 1 बाई आर बचा कौन है? 1 बाई आर बचा, 1 बाई आर। तो v स्क्वायर इक्वल टू 1 वेरिजस 1 बाई आर, v स्क्वायर वेरिजस 1 बाई आर, इस चीज़ मिला, राइट? सो हम लोग इसको रब कर देंगे और इस चीज़ को सिर्फ रखेंगे। सो आप ऊपर देखो क्या है, ऊपर देखो कौन है, देखो इसका बहुत सही होगा, v स्क्वायर है, r है, तो v स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे? t स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे? ऊपर जो छोड़ के आए थे मास्टर इक्वेशन जो बोले थे, f c, ओके, वेरिजस क्या था? v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे? 1 बाई आर, 1 बाई आर लिखे, ये हो गया आपका v स्क्वायर का बात, ओके। v स्क्वायर की जगह में हम लोग 1 बाई आर लिखे, और 1 बाई आर तो लिखना है, 1 बाई आर को 1 बाई आर ही लिखेंगे, राइट? सो 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर कितना आता है? एफ सी वेरिजस 1 बाई आर स्क्वायर। सो यही प्रूफ चाहिए था। सो यही प्रूफ है कि एफ सी वेरिजस 1 बाई आर स्क्वायर। सो एक प्रूफ हो गया। लेकिन लास्ट में आप एक चीज़ बोल सकते हो, ये एक चीज़ बोलेंगे अभी, ये चीज़ आप जानते नहीं हो, इसको समझना है। तो देखो
हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे कि ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन ठीक है, हम लोगों को तो प्रूफ में न्यूटन ने को कहाँ पर बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स? राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला था। सी, न्यूटन ने क्या बोला था कि दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, एक बॉडी, दिस इज टू बॉडीज, ओके, दिस आर टू बॉडीज, ए बॉडी बी बॉडी। सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसा बोला था। यहाँ पर तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोला था। सो एक्चुअली यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इस सेंट्रीपिटल फोर्स को देता है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिला? इस ग्रेविटेशनल फोर्स से मिला। दैट इज यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। सो एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। सो हम लोग डायरेक्टली लिख पाएंगे कि इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is inversely proportional to 1/r², that is distance between them, right? So हम लोगों का प्रूव हो गया, यही है प्रूफ।